होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 गृह गणित को, जिसका हम आज भाग 1 को पढ़ेंगे। इस पाठ से छात्राओं को निम्नलिखित लाभ होंगे। उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, घर का हिसाब किताब रखने में सुविधा होगी और बजट बनाने में आसानी होगी, सिलाई बुनाई की कुशलता में वृद्धि होगी और बचत का सही विनिमय करने में सहायता मिलेगी और बच्चों को पढ़ाने लिखाने में छात्राओं को आसानी होगी। तो ये सभी इस पाठ से उनको लाभ होंगे। आज के पाठ के मुख्य बिंदु हैं गृह गणित का अर्थ, गृह गणित का महत्व, नाप तौल की दशमलव प्रणाली, दशमलव संख्याओं को जोड़ना और दशमलव संख्याओं का घटाना। इन सब चीज़ों को आज हम सीखेंगे। गृह गणित का अर्थ। गणित मूल रूप से अंकों का विज्ञान है। जब हम किसी भी रूप में संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो हम गणित का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि यदि हम कहते हैं कि घर में 2 किलोग्राम आम है, तो यह कथन गणित पर ही आधारित माना जाएगा। जैसे कि आप कहते हैं कि घर में 2 लीटर दूध रखा है, तो यह भी गणित पर ही आधारित है। गणित अर्थात संख्याओं के विज्ञान को जब गृह कार्यों तथा गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों में प्रयोग किया जाता है, तब उसे गृह गणित कहते हैं। उदाहरण के लिए, बाजार से घरेलू सामान खरीदते समय दाम को जोड़ना, नौकरों को पैसे गिनकर देना, धोबी को कपड़े गिनकर देना और लेना, पूरे महीने में आए दूध को जोड़कर उसका हिसाब तैयार कर लेना, ये सभी गृह गणित का ही रूप है। कपड़े सिलते समय नाप देना तथा लिखना और उसी के अनुरूप कपड़ा काटना और ये सभी क्रियाएं भी गृह गणित पर ही आधारित हैं। अतः स्पष्ट है कि घर की प्रत्येक क्रियाकलाप में किसी न किसी रूप में गृह गणित का प्रयोग अवश्य होता है। गृह गणित का महत्व। गृह विज्ञान के छात्राओं के लिए सामान्य गणित का ज्ञान अति आवश्यक होता है। आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए कुछ गणनाएं अवश्य करनी पड़ती हैं। जैसे आहार एवं पोषण विज्ञान में डाइट चार्ट बनाना पड़ता है, तो उसमें कैलोरी की गणना करनी पड़ती है। वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत वस्त्रों की नाप लेना, उसको कपड़े का हिसाब लगाना, इस तरीके की गणनाएं अवश्य करनी पड़ती हैं। गृह प्रबंध तथा पारिवारिक बजट के सैद्धांतिक अध्ययन और व्यवहारिक उपयोग के लिए भी गणित का ज्ञान आवश्यक होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही गृह विज्ञान की छात्राओं को गृह गणित के रूप में सामान्य गणित का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार गृहिणी के लिए भी गृह गणित का ज्ञान विशेष रूप से उपयोगी और आवश्यक होता है। गृह गणित का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में गृहिणियों को विभिन्न कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे स्वयं ही अपने रुपए पैसे का लेन देन कर सकती हैं तथा गृह बजट तैयार कर सकती हैं। अतः स्पष्ट है कि घर को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रत्येक गृहिणी को गृह गणित का ज्ञान आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। गृह गणित के अंतर्गत हम सबसे पहले जानते हैं नाप तौल की दशमलव प्रणाली के बारे में। नाप तौल की दशमलव प्रणाली के अंतर्गत 3 प्रकार की इकाइयाँ आती हैं। लंबाई नापने की इकाई, जिसे हम मीटर में नापते हैं, सामान्य तौल की इकाई, जिसको हम ग्राम में नापते हैं, और द्रव्य पदार्थों की तौल की इकाई, जिसको द्रव्य पदार्थों को हम लीटर में नापते हैं। लंबाई नापने की इकाइयों को हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। लंबाई नापने की इकाइयों के अंतर्गत 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर होता है। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। व्यवहार में जबकि मीटर और किलोमीटर ही आते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नंबर 2 है द्रव्य पदार्थों को नापने की इकाइयाँ। द्रव्य पदार्थों को लीटर में नापते हैं। 1 किलो लीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर होता है।
1 हेक्टोलीटर बराबर 10 डेकालीटर होता है। 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर होता है। 1 डेसीलीटर बराबर 10 सेंटीलीटर होता है। 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर होता है। 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तीसरे प्रकार की इकाई है सामान्य तौल की इकाइयाँ। इससे ग्राम तथा किलोग्राम में नापते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होता है। 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम होता है। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम होता है। 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम होता है। 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम होता है। अर्थात 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। उदाहरण है 5 किलोग्राम, 2 हेक्टोग्राम, 5 डेकाग्राम को ग्राम में बदलिए। इसका हल इस प्रकार है। 5 किलोग्राम प्लस 2 हेक्टोग्राम प्लस 5 डेकाग्राम था, इसको हम इस तरीके से ग्राम में बदलेंगे। 5 गुणे 1 किलोग्राम प्लस 2 गुणे 1 हेक्टोग्राम प्लस 5 गुणे 1 डेकाग्राम। चूँकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अतः 5 गुणे 1000 ग्राम, और 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, तो 2 गुणे 100 ग्राम। 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं, अतः 5 गुणे 10 ग्राम। इसको हम जोड़ लेंगे इस तरीके से। 5 गुणे 1000 हो जाएगा 5000 प्लस 2 गुणे 100 हो जाएगा 200 प्लस 5 गुणे 10 हो जाएगा 50। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे। 5250 ग्राम कुल ग्राम होगा। यह हमारा उत्तर है। चलिए अब हम दशमलव प्रणाली को सीख लेते हैं। दशमलव प्रणाली को सीखने से पहले दशमलव को समझना पड़ेगा। दशमलव वह बिंदु होता है जिसे इकाई के दाहिनी ओर लगाकर इकाई का स्थान दर्शाया जाता है। दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर की संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसको हम इस प्रकार समझ लेते हैं। 1.5, 1.5। तो जो दशमलव के दाहिनी ओर संख्या होती हैं वह सभी दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। उसके आगे जितनी भी हो सकती हैं वह सभी दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। और यह दशमलव इकाई संख्या के दाईं ओर लगता है और दशमलव के दाईं ओर की संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे कि 5230.253। इस दशमलव के बाद की संख्याओं को हम 253 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 253 पढ़ेंगे। इसी प्रकार 988.5, 91.07, 91.07। इस तरीके से दशमलव की बाद की संख्याओं को पढ़ा जाता है। दशमलव संख्याओं को जोड़ना। दशमलव संख्याओं को सामान्य पूर्ण संख्याओं के समान ही जोड़ते हैं। यह कार्य कुछ कठिन अवश्य है, किंतु यदि निम्नलिखित सामान्य नियमों का पालन किया जाए तो त्रुटियां होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो चलिए अब हम नियमों को देख लेते हैं। नियम नंबर 1 है संख्याओं के अंकों को थोड़ा दूर दूर व स्पष्ट तरीके से लिखें। दूसरा नियम है संख्याओं को एक दूसरे के नीचे इस प्रकार लिखें कि इनके दशमलव बिंदु एक दूसरे के ठीक नीचे रहें। जैसे कि 2.5 संख्या है तो सीधे उसमें हम
3.1 को जोड़ना है तो दशमलव के नीचे ही दशमलव बनाएंगे और फिर संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे, तब यह जोड़ने में आसानी होगी। तीसरा नियम है, सामान्य संख्याओं के अंकों की तरह इनके अंक भी संबंधित स्तंभों में ही लिखे जाने चाहिए, अर्थात अंक के नीचे अंक को लिखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए इकाई के स्तंभ में इकाई का अंक और दहाई व सैकड़े के स्तंभ में दहाई का अंक और सैकड़े के स्तंभ में सैकड़े का अंक लिखना चाहिए। इससे योग करने में सुविधा रहती है। जैसे कि 1, 4, 5, इसमें इकाई 5 है, दहाई 4 है और सैकड़ा 1 है, यानी 145 अंक हैं। दशमलव 2 है, इसमें हमें जोड़ना है 5, 3, 2, 532 को 532.3 को। तो इकाई के नीचे इकाई संख्या होगी, दहाई के नीचे दहाई संख्या लिखी जाएगी और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा की संख्या लिखी जाएगी। यदि सैकड़ा के नीचे कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। इससे जोड़ करने में आसानी रहती है। नंबर 4 नियम है, यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर के कुछ स्तंभ खाली रह जाएं तो इसमें 0 अंकित कर देंगे। ये वही बात बताई गई है जो मैंने भी बताई। अब इन्हें सामान्य संख्याओं की तरह जोड़ देंगे। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में 115.5, 10.1 व 5.7 का योगफल ज्ञात कीजिए। इनको हम क्रम वाइज लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। 115.5 और 10.1 प्लस 5.7, इसको हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। 115.5 और इकाई के नीचे इकाई रखेंगे, दहाई के नीचे दहाई रखेंगे। 10.1 और 5.7। अब हम इनको पूरा करने के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। दहाई के नीचे यहाँ कोई संख्या नहीं तो 0 लिख सकते हैं। सैकड़ा के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। इस पे धन प्लस का निशान लगाएंगे और हम इसको जोड़ने में आसानी होगी। 5 और 1 6 और 6 और 7 13 होते हैं। 13 के 3 हासिल लगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और 5 और 1 6 और 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 इसके नीचे कोई 0 है तो 3 के 3 ही आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर 1 आएगा। तो अब हमारा उत्तर प्राप्त हो गया है 131.3। तो इस तरीके से हम योगफल ज्ञात करेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव रखा होना चाहिए, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। यदि ये सैकड़ा के नीचे कोई नीचे संख्या नहीं है तो वहाँ पर 0 लगा देंगे। इससे स्पष्ट तरीके से योगफल ज्ञात करने में आसानी होगी। उदाहरण नंबर 2 है, पुष्पा ने परिवार के लिए 38.67 मीटर पापलीन, 60.58 मीटर लट्ठा, 75.40 मीटर जीन और 10.30 मीटर मार्किन का कपड़ा खरीदा। तो उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा? इसका हल इस प्रकार है। पापलीन 38.67 मीटर, लट्ठा 60.58 मीटर, जीन 75.40 मीटर और मार्किन 10.30 मीटर। अब हम इस तरीके से इकाई के नीचे इकाई
और दहाई के नीचे दहाई अंक को रखेंगे और दशमलव के नीचे दशमलव को रखेंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। 8, 7 और 8, 8 7 15, 15 के 5, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 3 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे। 8 और 1 9 और 9 और 5 14, 14 के 4, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 1 8, 18। तो कुल 184.95 मीटर कपड़ा खरीदा। तो इसका उत्तर होगा पुष्पा ने कुल 184.95 मीटर कपड़ा खरीदा। दशमलव संख्याओं को घटाना। अब हम दशमलव संख्याओं को घटाना सीखते हैं। दशमलव संख्याओं को घटाते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके नियम इस प्रकार हैं। अंकों के मध्य पर्याप्त अंतर रखिए। दूसरा नियम है, संख्याओं को इस प्रकार लिखिए कि दशमलव बिंदु एक दूसरे के ठीक नीचे रहें। तीसरा नियम है, किसी भी संख्या के दाहिनी ओर यदि रिक्त स्थान हो तो उनमें शून्य लिखिए। इससे त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। चौथा नियम है, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो इसके इकाई के अंक के बाद दशमलव बिंदु लगाकर दूसरी संख्या के दशमलव अंकों के बराबर स्थानों पर शून्य लिखिए। जैसे कि 10.5 में घटाना है 9 अंक को। चूँकि 9 के बाद कोई दशमलव वाली संख्या नहीं है तो हम इन अंकों को सुविधानुसार करने के लिए दशमलव लगाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद वाली संख्या के नीचे शून्य लिख देंगे। यदि यहाँ पर 2-3 संख्याएं होती तो हम उतने ही शून्य लिख देते। तो इस तरीके से हम इसको घटाने में आसानी होगी और त्रुटि होने की संभावना कम होगी। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। उदाहरण है 295.25 में से 105 को घटाना है। इसे निम्नलिखित तरीके से घटाएंगे। 295.25 माइनस 105, चूँकि इसके 105 के आगे दशमलव नहीं है अतः हम दशमलव लगा कर उतना ही शून्य बढ़ा देंगे। इस तरीके से लिखेंगे। 5 में से शून्य गया तो 5 लिखेंगे। 2 में से शून्य गया 2 शेष बचेंगे। दशमलव का दशमलव लिख लेंगे। अब 5 में से 5 गया, 5 घटाएंगे तो शून्य बचेगा। 9 में से शून्य घटाएंगे तो 9 बचेगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अतः हमें उत्तर प्राप्त होगा 109.25। उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। पुष्पा के पास 498.50 रुपये थे। उसने बाजार से 94.75 का सामान खरीदा। पुष्पा के पास कितने रुपए शेष बचने चाहिए? तो कुल रुपए पुष्पा के पास 498.50 थे। 498.50 रुपए थे और उसने 94.75 का सामान खरीदा। तो अब कुल शेष रुपए उसके पास बचेंगे। चूँकि यहाँ पर शून्य है अतः शून्य में से 5 नहीं घटा सकते हैं, इसलिए हमें
दहाई में से एक दहाई उधार लेनी पड़ेगी। यहाँ पर 5 दहाई हैं, अतः 5 में से एक दहाई उधार लेंगे तो 10 हो जाएंगे और 10 में से 5 को घटाएंगे तो बस शेष बचेगा 5। चूँकि ये दहाई 5 ने अपनी एक दहाई शून्य को उधार दी थी, अतः यहाँ पर शेष 4 दहाई बचेंगी। शेष 4 दहाई में से 7 घटाएंगे तो 7 नहीं घटा सकते, अतः 4 को एक दहाई उधार लेनी पड़ेगी, तो यह भी एक दहाई अपने आगे वाली संख्या से उधार ले लेगा। तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे। 14 में से 7 घटाएंगे तो शेष 7 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। अब 8 ने अपनी एक दहाई अपनी आगे वाली संख्या को उधार दे दी थी, अतः यहाँ पर शेष 7 अंक बचेंगे। 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 शेष बचेंगे। 9 में से 9 जब घटाएंगे तो 0 शेष बचेगा और 4 के नीचे चूंकि कोई संख्या नहीं है, अतः 4 पूरा शेष बचेगा। अतः हमारा उत्तर प्राप्त हुआ है 403.75 रुपये। अतः पुष्पा के पास 403.75 रुपये शेष बचेंगे। अब समय है आज के अभ्यास प्रश्न का। आज का अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, गीता ने 10.5 रुपये का बिस्कुट खरीदा तथा 5.5 रुपये की पेंसिल खरीदी, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। प्रश्न नंबर 2 है, नेहा के पास 55.60 रुपये थे, उसने 10.5 रुपये की कॉपी खरीदी तथा 15 रुपये का पेन खरीदा, तो उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज आपने सीखा, ग्रह गणित का अर्थ सीखा, महत्व के बारे में सीखा, नाप तौल की दशमलव प्रणाली के अंतर्गत जोड़ना और घटाना सीखा। अगले लेक्चर में हम ग्रह गणित इस पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम दशमलव का गुणा, भाग, लाभ, हानि तथा ब्याज को पढ़ेंगे। यदि आपको इस लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझने में दिक्कत हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।